नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। महाराष्ट्र में जो सत्ता संघर्ष चल रहा है उसमें सुप्रीम कोर्ट में आज अहम दिन था। उम्मीद थी कि शायद आज ही कोई रास्ता निकल जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों से जवाब मांग लिया, राज्यपाल से भी, कि कहाँ है समर्थन पत्र, कहाँ है वो आदेश, क्योंकि बहुत सारे उसमें लीगल लेकुनाज दूसरा पक्ष गिना रहा है और लिहाजा जो है अब कल उस पर सुनवाई होगी। उम्मीद है कि कल ही कोई फैसला आ जाएगा। उधर राज्यपाल ने जो देवेंद्र फडणवीस चीफ मिनिस्टर बने हैं उनको 30 नवंबर तक का समय दिया है बहुमत साबित करने के लिए। दूसरे पक्ष यानी कि शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस का जोर इस बात पे है कि समय कम से कम मिले ताकि जो है इनका वही हाल हो जो कर्नाटक में येदियुरप्पा का हुआ था, यानी कि बहुमत साबित न कर पाए। स्वाभाविक सी बात है, जब आप सियासत में हैं और इस तरीके से खींचतान में सरकार बन रही है तो जो भी इस लड़ाई के पाले में खड़े हैं, अलग अलग पाले में खड़े हैं, उनकी ये कोशिश होगी कि जंग को किसी तरह से जीता जाए और उसको जीतने के लिए साम दाम दंड भेद सब आजमाए जाएंगे। कहते हैं ना कि इश्क और मुश्क में कुछ भी नाजायज नहीं होता, तो ये तो जंग है, सियासी जंग है। निजी दुश्मनी न सही, लेकिन ये तो जंग है, उसमें सब जायज़ है। तो अब दूसरे पक्ष यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो ये है कि अपने विधायकों को एकजुट कैसे रखें, क्योंकि एक दिन सुप्रीम कोर्ट में और सुनवाई टल गई। आज 24 तारीख है, कल 25 है। इसके बाद यदि कोई राहत मिल जाती है, यानी कि 24 घंटे या 48 घंटे में बहुमत साबित करने को कहा जाता है, तो थोड़ा देवेंद्र फडणवीस के पेशानी पे बल बढ़ जाएगा कि जल्दी से बहुमत का जुगाड़ करना है। और यदि वो राहत नहीं मिलती है तो 30 तक तो करना ही करना है। अब देखिए, एनसीपी तो ऑलरेडी टूटी हुई है। उसमें से कहा यह जा रहा है कि 85 विधायक जो है आ चुके हैं शरद पवार के पाले में। चूँकि शरद पवार वहाँ के छत्रप हैं, एनसीपी प्रमुख हैं, उन्होंने पार्टी खड़ी की है, लिहाजा उनसे बगावत करने की हिम्मत जब तक वो खुद ही इशारा न करे विधायक नहीं कर पाएंगे। अजीत पवार क्या हड़बड़ी में ये गड़बड़ी कर गए, क्योंकि ये उन्होंने बगावत तो चौथी बार की है। फिर भी भतीजा तो भतीजा होता है और चाचा चाचा होता है। चाचा के सामने भतीजा हमेशा बच्चा ही रहेगा। लिहाजा शरद पवार ने मैसेज भेजा है दिल्ली पाटिल के माध्यम से, धनंजय मुंडे के माध्यम से, कि कह दो कि वापस आ जाए। सुबह का भूला यदि शाम को घर आ जाता है तो उसे भूला नहीं कहते हैं। अब आते हैं नहीं आते हैं वो अलग बात है। तो एनसीपी तो ऑलरेडी एक समस्या से जूझ रही है। अब बारी शिवसेना और कांग्रेस की है, क्योंकि जो शिवसेना के प्रमुख हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने अपने विधायकों से जब मीटिंग की थी, रोज़ मीटिंग कर रहे हैं, आज भी वो अपने विधायकों से मिले हैं मैरियट में, तो उन्होंने पूछा था कि डर तो नहीं रहे हैं, यानी कि उन्हें लग रहा है कि विधायक डर सकते हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष है जिसके पास असीमित शक्तियाँ हैं तो वैसे शक्तियाँ संविधान में डिफाइंड, लेकिन संविधान की मर्यादा का कोई माने तब ना। संविधान की मर्यादा को मानेंगे तो सीधी सी बात है, यदि आपके पास बहुमत नहीं है तो आप सरकार नहीं बना सकते, बहुमत है तो सरकार बनाने से आपको कोई रोक नहीं सकता। लेकिन मर्यादा का पालन तो हुआ नहीं। बीजेपी को 48 घंटे का समय दिया गया राज्यपाल से शुरुआती दौर में राष्ट्रपति शासन लगने से पहले, और शिवसेना और एनसीपी को 24 घंटे का। वो तर्क भी समझ में नहीं आया था राज्यपाल का। फिर रातों रात राष्ट्रपति शासन खत्म करके और शपथ दिला दी गई, ये भी तर्क में नहीं समझ में आया कि आखिरकार ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी। इसलिए शिवसेना और उसके प्रमुख उद्धव ठाकरे डरे हुए हैं, खुद भी डरे हुए हैं। जो पूछ रहा है कि इसे आप डर तो नहीं रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि विधायक भी डरे हुए होंगे। उनसे न जाने किन किन माध्यमों से कांटेक्ट किया जा रहा होगा, तो वो ये पूछ रहे हैं कि आप डरे नहीं हैं। ठीक है, ठीक यही स्थिति कमोबेश कांग्रेस की है। कांग्रेस को भी इस बात का डर लग रहा है। अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे वगैरह वगैरह जो है वहाँ पे डेरा डाले हुए हैं। वहाँ पे जो बड़े नेता हैं महाराष्ट्र के, वो ऑलरेडी वहाँ पे है, जैसे कि पृथ्वीराज चौहान, अशोक चौहान, वो वहाँ पे सुशील कुमार शिंदे, ये सब हैं वहाँ पे। फिर भी वो भी अपने विधायकों पे निगरानी रख रहे हैं, वो भी अपने विधायकों को बाहर ले जा कर के ठहराए हुए हैं। तो अब क्यों इतना डर लग रहा है? डर इस बात का लग रहा है कि बीजेपी का प्लान ए जो था वो ये था कि उसे उम्मीद नहीं थी कि शिवसेना इस हद तक चली जाएगी, यानी कि वो बीजेपी से अलग होने का डिसीजन ले लेगी चीफ मिनिस्टर पोस्ट के लिए, उसे ये उम्मीद नहीं थी। तो प्लान ए में शामिल था कि बीजेपी और शिवसेना मिलकर के सरकार बनाएगी, जो कि संभव नहीं हो सका। फिर उसका प्लान बी ये था कि शिवसेना एनसीपी में से कोई टूट जाए। तो शायद उसने ये सोच करके शिवसेना पे हाथ नहीं रखा कि ये 30 साल पुराने सहयोगी है, आरोप लगेंगे, भविष्य के लिए स्पेस छोड़ दिया
और डोरे किस पे डाले? एनसीपी पे। और किस पे डाले? उस व्यक्ति पे डाले जिसके खिलाफ 1 लाख करोड़ का घपले घोटाले का मामला चल रहा है। अलग अलग 2-3 मामले चल रहे हैं। एक सिंचाई घोटाला अलग है, बैंक घोटाला अलग है। कौन? शरद पवार के भतीजे अजीत पवार, जो कि विधायक दल के नेता चुने गए थे। विधायक दल के नेता चुने जाने का ही शायद बीजेपी इंतजार कर रही थी ताकि गेम्स करने में सही रहे, बट उसका ये भी दांव उल्टा पड़ा। उल्टा पड़ा नहीं कह सकते, उल्टा पड़ता हुआ सा दिख रहा है, क्योंकि वो जो विधायक टूट करके गए थे वो धीरे धीरे शरद पवार के पाले में आ गए। ये इसका मतलब ये है कि शरद पवार इस पूरे गेम में ठीक से सधे नहीं थे, और यदि सधे थे तो फिर वो डबल गेम कर रहे हैं। अभी तक तो डबल गेम इस वाले मामले में कम से कम नहीं दिख रहा, पहले चाहे उन्होंने जो किया। तो अब जब ये प्लान बी उसका फेल होता हुआ सा दिख रहा है, होता है या नहीं होता है संभाल लेते हैं, ये बात की बात है, तब वो प्लान सी पे ही पैरेलल काम करना उसने शुरू कर दिया। मान लिया है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मसला गया है और सुप्रीम कोर्ट यदि पूछता है कि उस रात की पूरी कहानी बताओ, कैसे जो है समर्थन पत्र मिला, तो मान लीजिए कि बीजेपी ने अपने विधायकों का हस्ताक्षर वाला लेटर दे दिया, वो तो समझ में आ रहा है। एनसीपी के विधायकों का हस्ताक्षर वाला जो दिया गया है लेटर, वो तो विधायक दल का जो नेता चुनने के लिए हस्ताक्षर कराए गए थे वो अजीत पवार ने सौंपा है, तो अपने आप में वो समर्थन पत्र ही एक धोखाधड़ी है। फिर राज्यपाल ने किस आधार पर मान लिया कि इनके पास बहुमत है और उन्होंने तत्काल जो है राष्ट्रपति शासन हटाने की सिफारिश भेज दी। वहाँ पे कैबिनेट की बैठक हुए बिना संविधान के अनुच्छेद 356 के पार्ट 2 में जो अधिकार मिला हुआ है राष्ट्रपति को, उस अधिकार का इस्तेमाल करके उन्होंने राष्ट्रपति शासन हटा दिया, और जो है फिर उन्होंने नए मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को राज्यपाल ने शपथ दिला दी। तो इस पूरे मामले में इतने झोल है कि लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेकुनाज बहुत हैं। राज्यपाल के लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि आखिरकार आपके सामने ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी, कैसे आपने मान लिया कि इनके पास बहुमत है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है ये तो सुप्रीम कोर्ट परखेगा संवैधानिक कसौटी पे, लेकिन बीजेपी को डर लग रहा है कि उसका प्लान बी जो है फेल हो जाएगा। फिर वो जो है प्लान सी पे काम कर रही है। अब प्लान सी को भी एग्जीक्यूट करने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी भूपेंद्र यादव जो उनके पार्टी के महासचिव हैं, और उधर जो है नारायण राणे जो शिवसेना में रह चुके हैं, जो कह रहे हैं कि शिवसेना ने हमें साम दाम दंड भेद सब कुछ सिखाया हुआ है। तो वैसे तो चंद्रकांत पाटिल भी हैं, देवेंद्र फडणवीस भी हैं, धनंजय मुंडे जो गोपीनाथ मुंडे जो स्वर्गीय हैं उनके भतीजे का हैं, वो एनसीपी में हैं, उन्होंने ही ये पूरी डील कराई थी। तो ये सब जब नहीं सक्सेस साबित हुआ तो अब ये तैयारी है कि प्लान सी पे काम हो। तो प्लान सी में नारायण राणे, भूपेंद्र यादव और देवेंद्र फडणवीस, इस पे काम हो रहा है। और इस पे काम के पीछे ये बताया जा रहा है कि अब ये देखा जा रहा है कि कौन सी वो कमज़ोर कड़ी है, चाहे शिवसेना की हो चाहे कांग्रेस की हो। एनसीपी में तो जो ऑपरेशन हुआ वो सक्सेस हुआ नहीं हुआ कल तक क्लियर हो जाएगा, अभी तक तो नहीं लग रहा है कि सक्सेस हुआ। तो इन दोनों की कमज़ोर कड़ी यानी कि कमज़ोर विधायकों पर नज़र है, और नारायण राणे बार बार ये दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं। इसके दो मायने हैं। देखिए, राजनीति में जो कुछ भी कहा जाता है ना, उसका आप अर्थ लगाएंगे तो कई बार हाँ कहा जाता है तो उसका मतलब ना होता है, और कई बार ना कहा जाता है तो उसका मतलब हाँ होता है। जब नारायण राणे ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस और शिवसेना के विधायक उनके संपर्क में हैं, इसका मतलब ये है कि उनके पास फिलहाल संख्या बल नहीं है, बहुमत नहीं है, और वो इन पार्टियों में खलबली पैदा करना चाहते हैं। किसमें? शिवसेना और कांग्रेस में। तो अब उद्धव ठाकरे ने उसका क्या तोड़ निकाला है कि उद्धव ठाकरे जो है होटल घूम रहे हैं। अभी वो मैरियट होटल में अपने विधायकों से मिले, फिर मिले, कल तो मिले थे तो पूछे थे कि डर तो नहीं रहे हैं, और उसके बाद वो कांग्रेस नेता अहमद पटेल से मिल रहे हैं। फिर जो है वो मिलने वाले हैं रेनांसा होटल में जो एनसीपी के विधायक ठहराए गए हैं, वहाँ पे जो शरद पवार हैं और जो है जयंत पाटिल हैं और नवाब मलिक वगैरह जो भी इनके प्रोमिनेंट नेता हैं, वो सब डेरा डाल के वहाँ बैठे हुए अपने विधायकों से बातचीत कर रहे हैं। वहाँ उद्धव ठाकरे भी पहुँच रहे हैं, वो भी बातचीत करेंगे। फिर कांग्रेस के नेता अहमद पटेल से मिलेंगे, अपने विधायकों से मिलेंगे। कांग्रेस तो अपने विधायकों को बाहर लेकर चली गई है। तो ये इन सारे नेताओं के सामने ये चुनौती है। उद्धव ठाकरे इसलिए घूम रहे हैं कि वो विधायकों को ढाढ़स और साहस बढ़ाना चाहते हैं कि आप डरिए नहीं, संविधान और संख्या बल हमारे साथ है।
और अंत में जीत हमारी होगी, क्योंकि विधायकों को ये एश्योरेंस बहुत ज़रूरी है कि सत्ता उनको मिलने जा रही है। अदरवाइज सत्ता के लिए विधायकों उन्हें ये भरोसा नहीं है कि सत्ता के लिए विधायक जो है टूट सकते हैं। तो यही वजह है कि उद्धव ठाकरे और शरद पवार और अहमद पटेल एक्टिव हैं अब अपने अपने पार्ट पे। देखते हैं कि आगे क्या होता है। लेकिन बीजेपी अब कहा यह जा रहा है कि प्लान सी में जुट गई है, यानी कि एनसीपी के साथ जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था संभवतः वो सटीक नहीं बैठा, और अजीत पवार उतने विधायकों को साथ नहीं ले आ सकते जितने की उससे ज़रूरत है, क्योंकि कहीं से भी जोड़ घटा लीजिए तो बीजेपी के अपने 105 विधायक और निर्दलीयों को जोड़ लीजिए तो 119 और 20 से ज़्यादा वो नहीं जा पा रहे हैं। तो फिर उन्हें 25 विधायकों की कमी पड़ रही है। शरद पवार को अपनी पार्टी को तोड़ने के लिए कम से कम 54 में से 36 विधायक चाहिए, जो कि वो अभी नहीं जुटा पा रहे हैं। बहुत सीधी सी बात है। तो अब ये इनकी नज़र शिवसेना और कांग्रेस पे है। देखते हैं कि क्या कर पाते हैं। ये प्लान सी इनका सक्सेस होता है नहीं होता है, क्योंकि प्लानिंग तो टेबल पे बैठ करके और ज़मीन पे अपने लोग उतार करके बहुत की जाती है। प्लानिंग जब सक्सेस हो तब ना, ज़मीन पे उतर जाए तब ना। तो देखते हैं आगे क्या होता है। तो जो भी इसमें और अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।